नमस्कार, माई सेल्फ मल्लिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम विधि में आज हम आगे का वसीयत का जो शेष पार्ट था वो आज हम करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये तीनों पॉइंट देख लिए थे कि वसीयतकर्ता की सक्षमता क्या है, वसीयत ग्राही कौन हो सकता है और वसीयत द्वारा दान की विषय वस्तु कब, कौन सी वसीयत संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, उसके कब मान्य किए जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि वसीयतकर्ता का अधिकार है वो अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है, लेकिन उसके इस अधिकार पर कुछ सीमा लगा दी गई है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। वो दो प्रकार, यानी उसको ये वसीयत करने का अनियंत्रित अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। दो सीमाएं लगाई गई हैं कि वसीयतदार व्यक्तियों के संबंध में, और सेकंड सीमा है ये उसपे रिस्ट्रिक्शन है कि वो कैसे वसीयत करे। अनियंत्रित पावर नहीं है पूरी वसीयत करने की, उसपे दो सीमाएं रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है वसीयतदार व्यक्तियों के संबंध में एंड सेकंड आता है संपत्ति के संबंध में। तो इसको ध्यान से देखिए, पहले सुन्नी और एक साइड लिखती हूं मैं शिया। ठीक है, सुन्नी और शिया, सबसे पहला अंतर दोनों में ही समान है। शिया और सुन्नी दोनों में बताया कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति वसीयतदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता। कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपने ही उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता। ये सामान्य नियम है। उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि उन्हें उनके उत्तराधिकार में उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, सक्सेशन में उनको वो हिस्सा मिल जाएगा। तो क्या कोई मुसलमान अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत कर ही नहीं सकता क्या? तो सुन्नी विधि ये कहती है कि कोई, जैसे मुसलमान ए मुसलमान है और बी और सी और डी उसके उत्तराधिकारी हैं, तो सामान्य नियम ये है कि बी सी डी उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता। थर्ड पक्ष का ई के पक्ष में वसीयत कर सकता है कोई भी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में। लेकिन सुन्नी में कहा कि अगर ए अपने किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में अगर वसीयत करना चाहता, मान लो वो बी के पक्ष में वसीयत करना चाहता है प्रॉपर्टी की, तो उसे अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेनी होगी। इसे वसीयतदार को सहमति लेनी होगी कि भी मेरे पक्ष में वसीयत की जा रही है। क्या है? अन्य उत्तराधिकारी, अगर वो वसीयत उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत कर रहा है तो अन्य उत्तराधिकारी की सहमति लेनी होगी। अब ये सहमति कब ली जाए? फर्स्ट पॉइंट, सुन्नी में कहा कि अगर किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करनी है तो अन्य उत्तराधिकारियों से सहमति लेनी होगी। शिया में कहा कि अगर 1/3 प्रॉपर्टी से अधिक की, अगर मान लो वसीयत की सीमा है, संपत्ति की सीमा है 1/3, अगर ए अपने ही किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में 1/3 प्रॉपर्टी यानी 2/3 प्रॉपर्टी की वसीयत करना चाहता है तो अन्य उत्तराधिकारियों से उसे सहमति लेनी होगी। अगर वो 1/3 प्रॉपर्टी की ही वसीयत कर रहा है ए, मान लो बी के पक्ष में वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी की ही वसीयत करता है, तो उसे अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अंतर समझ आया? सुन्नी में तो चाहे प्रॉपर्टी कितनी ही हो, 1/3 है या 1/3 से अधिक है, तो भी उसे अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेनी होती।
लेकिन शिया में कहा कि 1/3 से कम की प्रॉपर्टी है, कुल प्रॉपर्टी की 1/3 से कम है, तो अन्य उत्तराधिकारी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1/3 से अधिक की प्रॉपर्टी वो किसी एक उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करता है तो अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेनी आवश्यक है। ठीक है। अब दूसरा, अब ये अन्य उत्तराधिकारी की सहमति कब ली जा सकती है? सुन्नी में बताया कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद में ही इन दो की सहमति ली जा सकती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद में ही अन्य जो उत्तराधिकारी हैं जिनके पक्ष में वसीयत नहीं की जा रही है, उनकी जो सहमति है वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद में लेनी होगी। लेकिन शिया ने कहा ये सहमति वसीयतकर्ता के जीवन काल में भी ली जा सकती है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भी ली जा सकती है। मतलब लिबरल है। शिया वाले कह रहे हैं कि ऐसी सहमति तो प्राप्त करनी है, वो उसके जीवन काल में करो या उसकी मृत्यु के बाद भी सहमति प्राप्त की जा सकती है। अब मेन पॉइंट आया, मैंने कहा कि वो वसीयतदार में उसके उत्तराधिकारी नहीं होने चाहिए। ये नियम क्यों आया कि मान लो कोई व्यक्ति किसी एक ही, मान लो ई ने खूब सेवा करी, ये उसके उत्तराधिकारी थे, ये तो प्रॉपर्टी में हिस्सा वैसे ही प्राप्त कर लेंगे उत्तराधिकार में, लेकिन एक ही सेवा ई ने की, वो उस सेवा का मूल्य चुकाने के लिए प्रॉपर्टी उसके नाम वसीयत कर सकता है वो। ठीक है, वसीयत कर सकता है। अब उत्तराधिकारी कौन होता है, कौन किसका उत्तराधिकारी होता है, ये तो वसीयत खुलने के समय ही पता चलता है। मान लो ए और बी दोनों बाप बेटे हैं। ए वसीयत करता है बी के पक्ष में कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरी जो भी संपूर्ण जायदाद है वो बी के नाम, वो वसीयत कर देता है। एग्जाम्पल, ठीक है। अब ए सोचता है कि बी मेरा उत्तराधिकारी रहेगा, लेकिन बी की मृत्यु ए से पहले हो जाती है, तो क्या कौन किसका उत्तराधिकारी होता है ये वसीयत करते समय नहीं पता चलता। वसीयत खुलते समय कौन किसका उत्तराधिकारी होगा या पहले उत्तराधिकारी था अब नहीं रहा। जैसे दोनों भाई थे, ये कहता है मेरी तो कोई औलाद नहीं है, ये कहता है तो मैं अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी अपने भाई को देना चाहता हूँ, लेकिन वसीयत लिखते समय लिखा और लिखने के बाद में उसके पुत्र का जन्म हो गया, तो ये उत्तराधिकारी रहा या नहीं रहा? ये नहीं रहा। बी का ए का उत्तराधिकारी ई आ गया, उसका पुत्र आ गया, तो वसीयत खुलने के समय पता चलेगा कि कौन किसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है। अब दूसरा नियम एक आता है संपत्ति के संबंध में। मुस्लिम विधि में ये सामान्य नियम है कि कोई भी मुसलमान वसीयत कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है, लेकिन कुल प्रॉपर्टी के 1/3 हिस्से से अधिक की वो वसीयत नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन है कि 1/3 से अधिक की अगर कोई व्यक्ति वसीयत करता है तो वो वसीयत मान्य नहीं होगी। फर्स्ट नियम तो ये था कि वो उत्तराधिकारी के पक्ष में नहीं कर सकता। दूसरा नियम ये आता है कि वो 1/3 से अधिक की प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, मान लो ए के पास की प्रॉपर्टी 4,000 रुपए थी। ए की प्रॉपर्टी कितनी थी? 4,000 रुपए थी। 4,000 रुपए, ठीक है। कुल प्रॉपर्टी ए के पास 4,000 थी। अब ए की मृत्यु होती है, ए की मृत्यु हो जाती है, 100 रुपए उसके कफन दफन यानी अंतिम संस्कार के लग जाते हैं। 100 रुपए उसका अंतिम जो भी कार्यक्रम करना होता है, जो संस्कार करना होता है, उसमें लग जाते हैं 100 रुपए। 300 रुपए उसने क्या लिए हुए थे? 300 रुपए उसने, या 900 रुपए मानो, 10 साल 900 रुपए उसने ऋण लिया हुआ था किसी से,
अंतिम संस्कार में लगते हैं ये तो 100 रुपए, 900 उसने ऋण लिया हुआ था वो चुका दिया गया। अब कितने बचे उसके पास में? 3000 रुपए। कितना बचे? 3000 रुपए के पास में। अब 3000 का 1/3 कितना होगा? 1000 रुपए। ठीक है, 3000 का 1/3 कितना होगा? 1000 रुपए। तो एक की वसीयत अगर 1000 रुपए तक की है तो वो मान्य होगी। अगर वो 1500 की वसीयत करके जाता है, 1/3 से अधिक की है, तो उत्तराधिकारियों से सहमति लेनी आवश्यक होगी। अगर वो सहमति नहीं देते तो ऐसी वसीयत मान्य नहीं होती है। सुन्नी कहते हैं कि अब 1/3 से अधिक के संबंध में उसने संपत्ति के संबंध में वसीयत कर दी, किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में कर दी, तो अन्य जो भी उत्तराधिकारी है वो कब सहमति देंगे? वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद में ही सहमति देंगे सुन्नी में। जबकि शिया वाले कह रहे हैं ऐसी सहमति वसीयतकर्ता के जीवन काल में भी दी जा सकती है और उसकी मृत्यु के बाद भी ऐसी सहमति दी जा सकती है। एक पॉइंट यह कि उत्तराधिकारियों, अगर मान लो उसके कोई उत्तराधिकारी है, एक भी कोई भी वारिस है ही नहीं, पीछे कोई भी नहीं है, तो उसके लिए ये सीमा लागू नहीं होती 1000 रुपए वाली, 1/3 वाली। वो संपूर्ण प्रॉपर्टी सरकार के नाम वसीयत कर सकता है। मान लो ए है और उसका कोई भी वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो किसी अजनबी व्यक्ति के पक्ष में भी संपूर्ण प्रॉपर्टी, टोटल कुल उस पे 1/3 की सीमा लागू नहीं होती, वो संपूर्ण संपत्ति वसीयत कर सकता है। या सरकार के नाम बंदोबस्त कर सकता है कि मेरे जाने के बाद में मेरी संपूर्ण प्रॉपर्टी सरकार में चली जाएगी। तो ये सीमा यहाँ पर आती है। अब मान लो ए के बी सी और डी ई 4 बेटे हैं या 4 उत्तराधिकारी हैं। ए करता है बी के पक्ष में वसीयत, बी के पक्ष में वसीयत कर देता है 1/3 से अधिक की प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा अन्य तीनों की, अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेनी आवश्यक है, नहीं तो क्या वसीयत मान्य नहीं होगी। अब अन्य 3 जो बच्चे हैं उत्तराधिकारी, अगर उनमें से खाली एक ई जो उत्तराधिकारी वो ही सहमति देता है और सी और डी वसीयत सहमति नहीं देते, तो जो 1/3 से अधिक का ऊपर का जो हिस्सा है संपत्ति का, एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 थे तो 1200 रुपए के लिए जो सहमति ए ने दी है, तो ए का हिस्सा ही कटेगा उसमें से। सी और डी का हिस्सा जिन्होंने सहमति नहीं दी है उनका हिस्सा नहीं कटेगा। जिस व्यक्ति ने, जिस उत्तराधिकारी ने उसके लिए सहमति दे दी है कि हाँ 1/3 से अधिक की वसीयत इस उत्तराधिकारी के पक्ष में की जा सकती, तो जो सहमति देता है उसी के हिस्से का लॉस होगा या उसी के हिस्से में से आनुपातिक रूप से काटा जाएगा। अब आता है कि सहमति कैसे दी जाए। समय बता दिया, सुन्नी में कब था? मृत्यु के बाद। शिया में कब था? मृत्यु के पूर्व या पश्चात कभी भी जा सकते। अब सहमति, अन्य उत्तराधिकारी जो सहमति कैसे देंगे, वह एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, अभिव्यक्त रूप से भी कह सकते हैं और विवक्षित रूप से भी सहमति दे सकते हैं। कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड रूप से वो सहमति दे सकते हैं। अगर मान लो कोई उत्तराधिकारी दिवालिया है, दिवालिया हो जाता है, तो उसकी सहमति क्या है? धार लेनी आवश्यक होगी क्या? हाँ, सहमति लेनी आवश्यक है। दिवालिया होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वसीयत द्वारा तो उसके पास प्रॉपर्टी आएगी ही। ठीक है, सहमति लेनी होती है। सहमति एक बार दे दी जाती है, मान लो अन्य उत्तराधिकारी ने सहमति दे दी, तो क्या उसको वापस कैंसिल रद्द किया जा सकता है? नहीं किया जाएगा। एक बार सहमति दे दी तो उसके बाद वो कैंसिल या रद्द नहीं की जाएगी।
ठीक है, ये था वसीयत वाला कि वसीयत करता है वसीयत ग्राही की संपत्ति। अगर एक पॉइंट इसमें ये भी आता है, वसीयत कर्ता और वसीयत ग्राही दोनों ही स्वतंत्र इच्छा से वसीयत करता तो वसीयत करे और वसीयत ग्राही उससे स्वेच्छा से उस प्रॉपर्टी या उस वसीयत में जो प्रॉपर्टी आई है उसे स्वीकार करनी भी आवश्यक है। अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो वसीयत मान्य नहीं होगी। और एक और पॉइंट है इसमें लास्ट में, सुन्नी में कहते हैं कि अगर ए ने बी के पक्ष में वसीयत की, ए ने बी के पक्ष में वसीयत की और बी की मृत्यु ए से पहले ही हो गई, तो सुन्नी के अकॉर्डिंग ऐसी वसीयत अमान्य हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टी वापस किस में आ जाएगी, ए में ही निहित रहेगी, क्योंकि बी की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी। सुन्नी में ये अंतर है। ठीक है, क्या अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले वसीयतदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी वसीयत अमान्य इनवैलिड हो जाती है। शिया में अगर वसीयतकर्ता के जीवन काल में ही वसीयतदार की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वसीयत अमान्य नहीं होती, बी के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें प्रॉपर्टी निहित हो जाती है, मृत्यु से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वसीयत मान्य रहेगी। बी की मृत्यु अगर ए से पहले हो जाती है तो प्रॉपर्टी बी के उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर या उनमें निहित हो जाती। तो ये थी वसीयत की अपेक्षाएं या उसके आवश्यक तत्व, ये वसीयत में होने आवश्यक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।